बच्चों, बड़े भाई साहब जहाँ से बाकी था वहाँ से हम करेंगे। मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगी, बाद में उस पैराग्राफ को आप लोगों को समझाऊंगी। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अजब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों को खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं कि जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्सर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन में सिर पैर की बातों से पढ़ने से फायदा। यहाँ तक पढ़ूंगी। अब यह पैराग्राफ को आपको समझाऊंगी। लेखक के बड़े भाई कहते हैं कि ज्योमेट्री समझने के लिए तो ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। अब ज की जगह हम अजब लिख दिया तो समझो सारे नंबर कट जाएंगे, यानी कि सारे मार्क्स कट जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन परीक्षकों यानी जो पेपर चेक करने वाले परीक्षकों से पूछे कि अब जो और अजब में आखिर क्या अंतर है। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी, इसमें क्या फर्क है। मगर परीक्षकों तो परीक्षा से इसमें कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है। वे तो बस यही चाहते हैं कि लड़के पर एक अक्षर रट ले और इसी रटन प्रणाली को शिक्षा का नाम दे दिया गया है। और इन्हें बिना अर्थ की बातों को पढ़ने से आखिर हमारा फायदा क्या है, ऐसा बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हूँ। इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह खुराफात याद करनी पड़ेगी। यह प्रयोजन शब्द के उद्देश्य है खुराफात यानी व्यर्थ की बात है। तो बड़े भाई अपने छोटे भाई से कहते हैं कि इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधा लंब दुगुना हो जाएगा। एक गणित के सूत्रों से संभव है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है। कोई यह भी तो बताओ, दुगना होकर चौगुना हो जाए या आधा ही रहे। बड़े भाई साहब कहते हैं कि इससे उन्हें क्या, लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो किताबों में लिखा है उससे वैसे ही लिखना पड़ेगा। और ये व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ेगी जिनका कोई काम भी नहीं। ऐसा बड़े भाई अपने छोटे भाई से कहते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में स्वयं आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उनके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में एक लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ है किसी बात को ठूस दिया जाए। यहाँ तक पढ़ूंगी। अब इस पैराग्राफ को समझाऊंगी। यहाँ हिमाकत शब्द का है बेवकूफ़ी और दुरुपयोग शब्द यानी अनुचित उपयोग। बड़े भाई साहब अपने भाई से समझाते हुए कहते हैं कि परीक्षा में कहा जाता है कि समय की पाबंदी ऊपर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी कापी सामने रखकर अपनी कलम हाथ में लेकर सोच कर पागल होते रहो। समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। ये कौन नहीं जानता, समय की कदर करने से आदमी का जीवन अच्छे से चलता है। दूसरे उससे प्यार करते हैं और उसका काम भी कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इतनी सी बात के लिए कोई 4 पन्ने कैसे लिख सकते हैं। जो बात आप एक वाक्य में कह सकते हैं उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत। अब बड़े भाई साहब
तो इसे बेवकूफ़ी मानते हैं। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका अनुचित उपयोग है, यानी कि व्यर्थ, समय का व्यर्थ करना ही है। आप किसी बात को ठूस ठूस कर लिखो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यह इसमें समझाया है।